नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सबको पता है कि हमने आरआरबी ग्रुप डी का क्या स्टार्ट किया है, बैच स्टार्ट किया है, जिसकी क्लास है हम आपको रोजाना 7 से 8 बजे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ, जोशीली शायरी के साथ हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। समझ रहे हो? या तो आप वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को बदल दो। यदि आप मजबूरियों को कोसोगे ना तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये गारंटेड है। सफर कैसा भी हो, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने मेरे डियर फ्रेंड्स और सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आया था, क्या आया था? नंबर सिस्टम। और आज हम नंबर सिस्टम को ही स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। नंबर सिस्टम के बारे में हम जान लेते हैं कि सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए दर्शाई गई है। इसलिए कम समय में मैं आपके लिए अधिक कंटेंट डिलीवर कर सकूं, इसलिए मैंने कुछ चीज़ पहले से टाइप करके रखी हुई हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या, परिपूर्ण संख्या, पैलिड्रोम संख्या, वास्तविक संख्याएं, स्थानीय मान, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, समिश्र संख्या, अभाज्य संख्या या रूट संख्याएं, और एट लास्ट हमारा शुरू होगा भाजकता का नियम, जो कि नंबर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये ध्यान रखना, ये जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या यानी संख्याओं के प्रकार हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स हैं या टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, एग्जाम में इतने नहीं पूछे जाते हैं जितना सबसे ज़्यादा यदि कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो है हमारी भाजकता के नियम पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, क्या है? भाजकता पर आधारित क्वेश्चंस। जस्ट 1 मिनट, मैं अपना फ़ोन चालू रख दिया है, उसे बंद करता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, ठीक है। और सबसे पहले हम यदि कोई चीज़ शुरुआत करने वाले हैं तो वो है हमारी नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आप सबसे पहले प्राकृत संख्याओं को पढ़ने वाले हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। किसका पॉइंट पहला हम पढ़ेंगे? प्राकृत संख्याएं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्या होती हैं वही प्राकृत संख्याएं? सबसे पहले व्हाट इज प्राकृत संख्याएं, होती क्या है ये? तो देखो, मैं आपको बता दूं, प्राकृत संख्याएं मतलब प्रकृति द्वारा दी गई संख्याएं। सामान्यतः हम देखते हैं, जैसे हमने कोई भी संख्या की गणना करनी हो तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, यानी अप एंड सो इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी यानी कि अनंत, इसको हम अनंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत। जिसका कोई अंत ना हो उसको हम कहते हैं अनंत। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरी बात, यदि इनकी परिभाषा पूछी जाएगी हमको, तो मैं आपको बता दूं, इनकी परिभाषा हमको नहीं पूछने वाला है क्वेश्चंस में। यदि हमसे पूछेगा तो क्या पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, इनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो यदि आपको पता होगा, आप जान सकते हो, आपको ज्ञात होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप आंसर में दे सकते हो कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से, और अनंत तक चलती हैं। ये सदैव कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। ये संख्याएं कैसी होती हैं? धनात्मक होती हैं। और धनात्मक होती हैं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है,
यदि हम कह सकते हैं, यदि हमसे कहा कि इनकी क्या परिभाषा होती है, तो धन पूर्णांक जितने भी होते हैं, धन पूर्णांक क्या होते हैं, धन पूर्णांक क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक या प्राकृत, ठीक है, इंग्लिश में दोनों ही एक ही हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या कहलाते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, क्या प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल होता है, तो नो, इनमें शून्य शामिल नहीं होता है, शून्य शामिल नहीं होता है। ये बात हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि शून्य शामिल नहीं होता है, शून्य शामिल नहीं होता है। यदि इनमें शून्य शामिल कर दिया जाए तो ये प्राकृत संख्या की बजाय कौन सी संख्या बन जाएंगी, ये फिर पूर्ण संख्या बन जाएंगी। कौन सी संख्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएंगी, शून्य शामिल नहीं होती है। अच्छा, इनको n से या पॉजिटिव इंटीजर को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम पूर्णांक कहते हैं, प्लस का सिंबल लगाया, अर्थात ये संख्याएं पॉजिटिव पूर्णांक लेने हमको, वो क्या लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। इनको हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं, किससे, या तो हम कैपिटल N से दर्शा देंगे या कैपिटल I के ऊपर प्लस लगा के हम इनको दर्शा देंगे। तो आशा करता हूं आप प्राकृत संख्याओं के बारे में जान चुके होंगे कि क्या होती हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, किससे दर्शाते हैं, I प्लस। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, क्योंकि मैंने पहले पीपीटी, पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृत संख्याओं में हम क्या ऐड कर दें, जीरो ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, जीरो ऐड कर दें, होल ऐड कर दें, वैसे भी हम इसको होल कहते हैं, यानी छिद्र कहते हैं, होल ऐड कर दें तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यानी कि जिसमें हमने प्राकृत संख्या, यानी जिसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, समझ रहे हो। प्राकृत संख्या वो होती है जिसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, और पूर्ण संख्या वो कहती हैं जिसमें कमी किसकी है, यानी यहाँ हमारे भारतीय होने का प्रूफ दे दी जाए, यानी शून्य मिला ली जाए, तो हम उसको क्या कह देते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो इसमें हम, यदि हम इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो क्या होगा, यदि प्राकृत संख्याओं में, या प्राकृत या प्राकृतिक, ठीक है, ऑब्लिक प्राकृत संख्या में शून्य को क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो ये संख्याएं कैसी संख्या हो जाती हैं, संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, कैसी कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, इनको हम क्या कर रहे थे, कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, एंड सो ऑन, अनंत। ये जो सिंबल है अनंत का, ठीक है, अनंत का सिंबल है ये सिंबल किसका है, मैं आपको नोटिफिकेशन 5 ही कर देता हूं, अनंत, ये सिंबल किसका है, अनंत का है। ठीक है, ये ऐसे होता है चिपक के, ठीक है। अच्छा, एक बार चिपका दूं मैं इसे, ऐसे होता है, ठीक है, इसको भी ऐसे कर देना। ठीक, किसका सिंबल होता है, ये अनंत का सिंबल होता है, और अनंत के सिंबल को, दो जीरो को ऐसे और ऐसे हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अनंत का सिंबल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अनंत का सिंबल। अच्छा, इनको प्रदर्शित किससे कहते हैं, निरूपित करने की बात आए, शॉर्ट में इनको प्रतीक क्या है, तो इनका प्रतीक है कैपिटल W। W मीन्स होल नंबर। क्या है इनका प्रतीक, होल। अब होल माने क्या होता है, पूरा या पूर्ण होता है, क्या होता है,
होल माने क्या होता है, पूर्ण होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या भी कहते हैं। पूर्ण संख्या। ओम स्वाहा इति ओम स्वाहा इदन्नमम। ठीक है, ये किसके लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। आगे चलते हैं भाई साहब। अब इसमें कुछ और चीज़ें शामिल हो जाती हैं पूर्णांक से पहले, इसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल होती हैं, मैं वो कर देता हूँ। देखो, पूर्ण संख्या के बाद आता है हमारा पूर्णांक। क्या आता है, पूर्णांक। पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक, जिसको हम z से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, z से। पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक होता क्या है भाई, पूर्ण अंक यानी कि पूर्णांक का अर्थ हुआ, क्या हुआ, पूर्णांक क्या, एक मिनट। पूर्णांक यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि पूर्ण है जो अंक। इसका अर्थ पॉइंट नहीं लगेगा, पहली बात, ठीक है। क्या नहीं लगेगा, पॉइंट नहीं लगेगा इसमें। यदि तुम सोचने लग जाओ कि भाई इसमें पॉइंट लगेगा, तो ना, पॉइंट ना लगे भैया, जा में क्या ना लगे, पॉइंट ना लगे, दशमलव नहीं लगे। क्या नहीं लगेगा, दशमलव नहीं लगेगा। भिन्न के रूप में नहीं लिखी हुई होगी, किसके रूप में भी नहीं लिखी होगी, भिन्न के रूप में भी नहीं लिखी होगी, ठीक है, भिन्न के रूप में भी नहीं लिखी होगी, ठीक है। आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, यदि ये 7.5 है तो ये पूर्णांक नहीं है। यदि कोई संख्या 3/2 दे रखी है तो वो भी पूर्णांक नहीं है। ये बात हमें क्या करनी है, समझनी है। क्या करनी है, समझनी है, ठीक है। जैसे इसकी हम लिखते हैं अब परिभाषा, ठीक। क्या लिखते हैं इसकी हम, परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, परिभाषा। क्या होती है पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक के लिए हम कहते हैं, यदि धनात्मक, ठीक है, और ऋणात्मक, कौन कौन सी, धनात्मक और ऋणात्मक, कौन कौन सी, धनात्मक, धनात्मक कौन से गए, जीरो भी उदासीन रहता है, इसे यदि काउंट किया जाए तो हमेशा किसमें काउंट किया जाएगा, धनात्मक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, कॉमा लगा देते हैं हम इसमें, ठीक। कहाँ तक जाएगा ये, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो ये तो कहलाएंगे हमारे धनात्मक पूर्णांक। कौन से कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। कौन से कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक। और यदि ऋणात्मक की बात आए, कौन से की बात आए, ऋणात्मक की बात आए, तो ऋणात्मक कहाँ से स्टार्ट होंगे, क्या 0 से स्टार्ट होंगे, नहीं भैया, 0 से स्टार्ट नहीं होंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे ऋणात्मक, -∞ से स्टार्ट होंगे, फिर डॉट 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 डॉट, -3, -2, -1, ठीक है। ये कौन से पूर्णांक कहलाएंगे, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, ठीक है। पूर्णांक का अर्थ समझ गए आप, यानी पूर्ण है जो संख्या, यानी ना तो उसमें दशमलव होगा ना कुछ होगा। क्या 7.5 पूर्णांक है, नहीं, यह पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ये बात गौर करने योग्य है, ठीक है। अच्छा, क्या 2/3 पूर्णांक है, नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो पूर्णांक मतलब पूर्ण है जो संख्या। और पूर्णांक में हमारे पास 2 प्रकार के नंबर्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो नंबर आता है हमारे पास देखा जाए तो
धनात्मक, एक आता है ऋणात्मक। ठीक है, पूर्णांक हो गए। अब आती हैं अपने पास नेक्स्ट में सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, व्हाइट। ठीक है, सम संख्या क्या होती है भाई? सम संख्या देखो, सम संख्या के बारे में हम जान रहे हैं, वे संख्याएं, कौन सी? वे संख्याएं जो, कौन सी? वे संख्याएं जो, मतलब जो कितने से डिवाइड हो रही हैं? 2 से। क्या हो रही हैं? भाज्य हो रही हैं। क्या हो रही हैं? भाज्य हो रही हैं। क्या हो रही हैं? तो कौन सी संख्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। कौन सी कहलाएंगी? सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल को हम ईजी भी लिखते हैं। जैसे 2, क्या 2 से भाज्य हो रही है? तो 2 को भाग देंगे 2 में, कितनी बार गयो सा? 2 को भाग 2 में गयो 1 बार, बची कितनी? 0। अर्थात ये क्या है? भाज्य है। ओम स्वाहा। ठीक है, आ गया ना समझ में? ये संख्याएं कैसी है? 2 से भाज्य है, अर्थात इस संख्या को हम 2 से भाज्य कर सकते हैं। जब हम भाजकता का नियम पढ़ाएंगे ना आपको, तो पूर्णतः बता देंगे कौन सी संख्या किस संख्या से भाज्य हो रही है। 2, 4, 6, 8, 10, यानी 2 के सभी गुणज, 2 के जितने भी गुणज है ना, 2 के सभी गुणज। ठीक है, 2 के सभी गुणज क्या कहलाते हैं? सम संख्या के अंतर्गत आते हैं। और एक और बात बता दूं, इनके इकाई अंक क्या रहेंगे हमेशा? 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8, ये इनके इकाई अंक सदैव रहेंगे। ये हमें गांठ बांध लेनी है। कौन कौन से अंक रहेंगे? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये जो चीज़ है हमें गांठ बांध लेनी है कि ये संख्याएं यदि कहीं आ रही है, किसी भी अंक, ये अंक किसी भी संख्या के पीछे आ रहे हैं, तो वो संख्या कैसी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, पकड़ा कि नहीं पकड़ा? बताओ। ये कह रहे हैं, रमेश कह रहे हैं कि सर शायरी मार दो। भैया शायरी कैसे मार दें बताओ? हैं? क्यों रमेश जी? इतनी रात गए हम पढ़ रहे हैं, इतनी सुबह गए हम पढ़ रहे हैं, तो शायरी के लिए पढ़ रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, मन बहला देंगे आपका अंत में चलकर। ठीक है, अब बात चलती है हमारी आगे। ठीक है, आगे चलती है और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। विषम संख्या। विषम संख्या बिल्कुल हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं भैया। यानी आप विषम हैं, आपकी जोड़ी नहीं बन रही है। जिनकी जोड़ी नहीं बनती है वो कैसे होते हैं? विषम होते हैं। जिनकी जोड़ी नहीं बनती वो लोग भी कैसे होते हैं? विषम बनती। वो कैसे होते हैं? विषम। अर्थात कहने का अर्थ ये है, इन संख्याओं में 2 से भाज्य नहीं होती। इनको ऑड नंबर्स बोलते हैं। समझ गए? ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। यानी कि यदि हम इसकी परिभाषा निकालना चाहें तो क्या रहेगी? 1 मिनट, क्योंकि मैं इसको आपको शेयर भी करूंगा, तो जोड़ी नहीं बनती का मतलब क्या रहेगा आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, क्या नहीं कर पाओगे? समझ नहीं पाओगे। और हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? समझने के लिए। ठीक है, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः भाज्य नहीं होती, भाज्य तो होंगी
लेकिन शेषफल देंगे, पूर्णतः भाज्य नहीं होती हैं। ओम स्वाहा कैसी कहलाई संख्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या कहलाती हैं। पकड़े कि नहीं पकड़े? ठीक है जी, विषम संख्या भी हम समझ गए। अच्छा, ये आप जैसे लोग हैं इनको कोई नहीं मिलता है, ना नौकरी मिलती है ना छोकरी मिलती है, कोई नहीं मिलता, वो लोग विषम में आ जाते हैं। जैसे इनका इकाई अंक क्या रहेगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, 9। यदि किसी भी संख्या के अंत में ये अंक आ रहे हैं, कौन से अंक? ये वाले अंक आ रहे हैं, कौन से? ये अंक आ रहे हैं, तो वो संख्या कैसी कहलाती है? विषम कहलाती है। कैसी कहलाती है? विषम। जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या ले रहा हूँ, बताइए सम संख्या है या विषम संख्या है? तो हमें कुछ नहीं देखना, अंत का पूंछ पकड़नी है, पूंछ पकड़ में दे रहा है, हाँ, कैसी संख्या कहलाएगी? ये विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूँ ये संख्या कैसी है? सम संख्या। कैसी है? सम। कैसे पहचाना? पहचानने का तरीका एक ही है, यदि भी किसी संख्या के अंत में, किसमें? यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि 2, 4, 6, 8 और 0 है तो सम संख्या है। और यदि उस संख्या का क्या इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो समझ लो वो संख्या विषम संख्या है, बिल्कुल आपकी तरह है, जिनको कोई नहीं पूछता, जिनकी जोड़ी नहीं बनती है। ओम स्वाहा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। भाज्य संख्या है। अब ये मल्टीपल हैं, ये मल्टीपल हैं भैया। भाज्य मतलब इनकी जोड़ी तो पक्के नामा बनेगी बनेगी, और इनके मित्र भी बहुत अधिक बनते हैं भाज्य संख्याओं के। ठीक है, मित्र भी बहुत बनते हैं। यानी कि देखो ये संख्या क्या है, एक तो स्वयं से भाज्य होंगी। किससे भाज्य होंगी? स्वयं से भाज्य होंगी। किससे भाज्य होंगी? स्वयं से। ठीक है, और एक से भाज्य होंगी। ठीक है, और इसके अलावा भी इनका कोई एक मित्र होगा, इनके अलावा भी इनका कोई एक मित्र होगा। वो संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि यदि हम इसकी परिभाषा दें, क्या दें? परिभाषा दें, तो क्या रहेगा? इनकी हम परिभाषा देंगे तो क्या रहेगा? देखो ये रहेगा, देखो वे संख्याएं, कौन सी? वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक कौन सा? ये वाला एक, ठीक है, के अतिरिक्त अन्य से भी क्या हों? भाज्य हों। ठीक है, स्वयं से भी हों, अपने को खा रहे हैं, एक चुनिंदा है वो को खा रहे हैं, और तीसरे को खा रहे हैं। बेईमान संख्या बोल सकते हैं इनको, लेकिन बेईमान नहीं होती संख्या, ध्यान रखना, गणित बेईमान नहीं है। ठीक है, गणित क्या नहीं है? बेईमान नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जैसे हमने कोई संख्या ले ली, कोई क्या ले ली? संख्या ले ली, कौन सी भी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, हमने संख्या ले ली 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो 4 में 4 का भी भाग जा रहा है, 4 में 1 का भी भाग जा रहा है, कितनी बार? 4 बार। अब इन दोनों के अलावा भी एक संख्या है, इनका एक गुप्त मेंबर और है, क्या? 2। 4 को यदि हम 2 से डिवाइड करें तो भी जा रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं ये 4 है ना, छुपा रुस्तम है, यानी कि भाज्य संख्या है। कैसी है? भाज्य संख्या है। चलो आगे और देखते हैं।
क्या 3 भाज्य है? क्या 3 भाज्य है? ये क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए। बताइए क्या 3 भाज्य है? उत्तर है नहीं। क्यों नहीं है? 3 में एक तो 3 का भाग जा रहा है एक बार, और एक का भाग जा रहा है कितनी बार? 3 बार। इन दोनों के अलावा और किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं जा रहा है। अतः यह कैसी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी, जिसको हम आगे जानेंगे। ठीक है, चलो थोड़े और कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, चलो मुझे बताइए। 9, 6, 3 क्या ये भाज्य है? एक ऑप्शन रखेंगे भाज्य का, एक रखेंगे अभाज्य का। ठीक है, अभाज्य वाला मैं यही करा देता हूं। ठीक है, 3 से भाज्य है 9 से भाज्य है। यदि हम 3 से भाज्य देंगे तो है 9 से भाज्य है। स्वयं से भाज्य तो प्रत्येक संख्या होती है, ये मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि प्रत्येक संख्या स्वयं से भाज्य होती है, और उसमें प्रत्येक संख्या 1 से भाज्य होती है। ठीक है, और दोनों स्थिति में शेषफल हमारा शून्य बचता है। पहला भाज्य क्या है इसका? पहला तो 1 से भाज्य हो रही है, फिर 963 से भाज्य हो रही है, फिर 3 से भाज्य हो रही है, फिर 9 से भाज्य हो रही है। और हमारी भाज्य की जो हमने पहचान देखी थी वो क्या थी? 1 से हो और उसके साथ स्वयं से हो। इसके अलावा यदि वो किसी अन्य अंक से भाज्य होती है तो दी गई संख्या कैसी कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। कैसी कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो हम इसको भाज्य संख्या कहेंगे। क्यों है? कारण भी हम यहाँ नोट कर देंगे, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। देखो, दी गई संख्या स्वयं व 1 के अतिरिक्त कौन कौन से अंकों से भाज्य है? 3 एवं 9 से भाज्य है। ठीक है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। ओम स्वाहा। मजा आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो बताना, यदि आ गया है तो हमारे मजा को हमको लौटा दो। बताओ। अच्छा, 231 क्या ये भाज्य है या नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट सेशन में। ठीक है, जब तक हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब तक हम आगे बढ़ते हैं। पूर्ववर्ती या पूर्वक संख्या, अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको बताऊं कि आपने एक गाना सुना होगा, वो मेरे सामने बैठी है मगर मुझसे कुछ बात ना हो पाई है। जैसे हमारे पास कोई संख्या दे दी 10, पूर्व माने होता है पहले। क्या होता है? पहले। पूर्व यानी कि पूर्व का अर्थ क्या होता है? पहले। क्या होता है? पूर्व यानी कि पहले। ठीक है, यानी दी गई संख्या से पहले की संख्या। दी गई संख्या से पहले की संख्या क्या कहलाएगी? पूर्वक या पूर्ववर्ती। पूर्वक या पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? कहलाती है। ठीक है, जैसे मेरे पास 9 है, 9 से पहले कौन आएगा? 8। क्या आएगा? 8। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इजी वे में समझते हैं। 9 का
पूर्वग क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, कलर चेंज करके हम ठाट बनाते हैं इसके। ठीक है, 4 का क्या रहेगा, 3। 125 का क्या रहेगा, 124। 103 का क्या रहेगा, 102। पूर्वक यानी कि पहले का अंक या पहले की संख्या क्या कहलाती है, पूर्वक संख्या कहलाती है या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। क्वेश्चंस यदि कभी हमें पूछा जाता है तो हमसे कैसे पूछा जाएगा, वैसे ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ज़्यादा खुश होता है ना, अपनी घरवाली से लड़के नहीं आता है, बेलन नहीं खा के आता है, तो चलो बच्चों को माइंड फ्रेश करने के लिए देता है कि 73 के पूर्वक का वर्ग ज्ञात कीजिए, यानी 12 के पूर्वक का वर्ग क्या है। क्वेश्चन बहुत सरल है, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, 12 का पूर्वक क्या है, हमारे पास 11 है, उसका वर्ग पूछ रहा है, यानी कि इसका आंसर हमारे पास आने वाला है क्या, 121। लेकिन ये 121 हम तभी निकाल पाएंगे जब हम पे पूर्वक निकालना आता होगा, और पूर्वक निकालना आता नहीं है और क्वेश्चन करने बैठे हैं, कहाँ से कर लेंगे भैया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कैसे, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं। 9 तथा 6 के, ये क्वेश्चन है, पूर्वक का अंतर क्या है। ठीक है, और आपको यही नहीं पता है कि पूर्वक या पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। 9 का पूर्वक क्या हो गया, 8, इसका क्या करना है, वर्ग। 6 का पूर्वक कितना हो गया, 5, इसका क्या करना है, वर्ग। इसका क्या पूछ रहा है, अंतर। 8 का कितना होता है, 64, और 5 का कितना होता है, 25। अब घटा लो सिंपल तरीके से, सादा भाषा में घटा लो इसको, कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई साहब, 9, 9 5 14 होते हैं, ये कितने हुए हमारे पास, 5, और 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3। ये इसका आंसर है। और यदि आंसर हम कब निकाल पाएंगे, जब हमें पता होगा तभी तो निकाल पाएंगे, हैं भाई। हमन ना पतो कोई चीज़ की तो हम बता सकते हैं कि ना बता सकते, नहीं बता सकते ना। तो ये चीज़ हमें बहुत ही याद रखने योग्य है कि पूर्वक संख्याओं पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको यदि जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना आपको, जब नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा, जब मैं आपको क्वेश्चन और आंसर करवाऊंगा ना, तब पता चलेगा भाई ऐसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आप पढ़ रहे हो किससे, अपने भैया रुद्र भैया से पढ़ रहे हो, लेकिन आपने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी है पता है, वीडियो को एक तो लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई दिमाग में कैसे घुस जाएगी, देखो अभी सब्सक्राइब कर लो, आपके दिमाग में ऐसे घुस जाएगी, ऐसे फिट बैठ जाएगी जैसे सॉकेट में पैप फिट बैठ जाता है। ठीक है, ये भी टॉपिक दिया गया है रेलवे ग्रुप डी में, पाइप एंड टंकी के क्वेश्चंस। ठीक है, पैप और टंकी के प्रश्न भी दिए गए हैं, जिसमें एक नल भरेगा, दूसरा नल उसे खाली करेगा, तो टाइम कितना लगेगा भरने में और खाली होने में। एक छोटा वाला नल है, एक बड़ा वाला नल है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये लो बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के पूर्वक का वर्गमूल क्या है। बताओ 3 के पूर्वक का वर्गमूल क्या है। यदि आपको ये पता है कि 3 का पूर्वक कौन है, तो उसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे दूं मैं तुम्हें, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी √2, ऑप्शन डी √3। बताइए भाई। अब जिसको पता है वो निकाल सकता है। कितना है, सबसे पहले 3 का पूर्वक क्या है, 3 का पूर्वक है 2, 3 से पूर्व में आने वाला 2, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ये रहेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा,
अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 रहेगा। समझ गए कि नहीं समझे? चलो अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या, अब ये उसका जस्ट विप्लव है। ठीक है, दी गई संख्या से बाद की संख्या क्या कहलाती है? अनुवर्ती, पूर्व, उत्तरवर्ती। उत्तर माने होता है बाद में, उत्तरोत्तर यानी हमारे पश्चात, पूर्वोत्तर मतलब हमसे पहले। ठीक है, उत्तरोत्तर होता है हमारे पश्चात और अनुवर्ती होती है क्या? दी गई संख्या के बाद की संख्या। तो हम इसको नोट कर देते हैं। ठीक है, दी गई संख्या के बाद आने वाली संख्या को क्या कहते हैं? अनुवर्ती। ठीक है, उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या कहते हैं। सही पकड़े? तो बताओ 11 की परवर्ती क्या होगी? उत्तरवर्ती क्या होगी? 11 की उत्तरवर्ती क्या रहेगी? एक ऐड हो जाएगा यानी कि 12। ठीक है, 15 का परवर्ती क्या रहेगा? 16। समझे कि नहीं समझे? 15 का कितना रहेगा? 16। 17 का क्या रहेगा? 18। यानी एक अंक हमें आगे जाना है। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम गीत गाए जा, है ना? ताल से ताल मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जैसे कि उसमें क्वेश्चन थे ऐसे ही इसमें क्वेश्चन थे। अब देखो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। यदि आप सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं? अनुवर्ती और परवर्ती सीख चुके हैं, तो मैं क्वेश्चन आपके लिए एक देने वाला हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, समझना। अरे कलर चेंज करने के चक्कर में वही रह गया, समझ रहे हो? समय ने तीन के पूर्वक व 4 के अनुवर्ती अंक को जोड़कर क्या निकाला? को जोड़कर वर्ग किया। तो बताओ समय ने कौन सी संख्या का वर्ग किया? मैं इसके ऑप्शन नहीं दूंगा। बताओ भाई, समय है, कोई लड़का है, उसने 3 का पूर्वक लिया और 4 के अनुवर्ती को जोड़ दिया और उसने जोड़ने के पश्चात जोड़कर वर्ग किया। तो बताओ समय ने कौन सी संख्या का वर्ग किया? बताओ। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं में हम आपसे पूछ रहे हैं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं। कितने सेकंड्स हैं? 10 सेकंड्स हैं और हमें बताओ
कि उसने कौन कौन सी संख्याओं का यूज किया, बताओ। तो सबसे पहले हम जानेंगे, 10 सेकंड हमारी होने को हैं। तो सबसे पहले 3 का पूर्वक क्या होता है, 2। 4 का अनुवर्ती क्या होता है, 5। इनको उसने क्या किया, ऐड किया। क्या किया, ऐड किया। क्या किया, ऐड किया। डिफरेंट कलर ले लेते हैं हम यहाँ पर, देखो 3 का पूर्वक कितना होता है, 2, ठीक है। 4 का अनुवर्ती अंक कौन सा है, 5। इनको उसने क्या किया, ऐड कर दिया। तो 4 और 5 कितना हुआ, 5 और 2 7। यदि इसने पूछा है कौन सी संख्या का वर्ग किया, तो 7 है, ठीक है। तो कितना वर्ग प्राप्त हुआ, यदि ये पूछता तो वो कितना हो जाता, 7 का वर्ग 49। और ये कब कर पाओगे आप, जब आपको ये चीज़ पता होगी। ओम स्वाहा। कैसी लगी, क्या मजा आया, आया कि नहीं आया। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। परिपूर्ण संख्या, भैया ये कौन सी संख्या होती है परिपूर्ण संख्या, क्या आपने कभी पहले सुना है, क्या आपने कभी पहले सुना है कि परिपूर्ण संख्या क्या होती है। परिपूर्ण संख्या के बारे में हम जानेंगे। देखो वे संख्याएं होती हैं परिपूर्ण संख्याएं, जैसे हमने किसी संख्या का क्या किया, वर्ग गुणनखंड किए, और गुणनखंड करने के बाद यदि हम उन्हें जोड़ें, तो जिस संख्या का हम गुणनखंड कर रहे हैं और वो उसी संख्या के बराबर आ रहे हैं जोड़ने के पश्चात, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती हैं, परिपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पहले हम इसका क्या लेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो देखो वह पूर्णांक, वह पूर्णांक, ठीक है, वह पूर्णांक जिसके गुणनफल करने पर, वह पूर्णांक जिसके गुणनखंडों का योग स्वयं के बराबर होता है। क्या कहलाती है, परिपूर्ण अंक या परिपूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है, परिपूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। अब देखो जैसे हमने 28 ले लिया, 28 का क्या है गुणनखंड, सबसे पहला 1, ठीक है, दूसरा क्या है 2, तीसरा क्या है इसका 14, चौथा क्या है 14 से पहले एक 7 रह गया, सबसे हम पहले क्या लेंगे 7 लेंगे, क्या लेंगे 7, फिर कितना है 14, ठीक है, 7 14 और एक और बच रहा है ना इसका भी, एक कौन सा बच रहा है हमारे पास 4। यदि हम 1 + 2 + अच्छा कलर चेंज कर दूं एक बार, यदि हम क्या करें 1 + 2 + 7 + 14 + 4 को हम क्या करें ऐड करें, क्या करें 4 को ऐड करें, तो इसका योग कितना होगा 28 होगा। देखो 7 दूनी 14 और 4 कितने हो गए 18, 7 18 और ये 10, 10 तो ये हो गए, देखो 10 और 18 ये हो गए, कितने हो गए 28। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। याद रखना इसका एक गुणनफल 28 भी है, लेकिन इसको हम शामिल नहीं करेंगे, तो यहां हम एक नोट डाल के लिख देते हैं, क्या जिस पूर्णांक का गुणनखंड करते हैं
उसे योग में शामिल नहीं करते, शामिल नहीं करते। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 28 का गुणनखंड किया है, तो 28 का गुणनखंड कर रहे हैं तो हमने इसको इसमें शामिल नहीं किया है, और 28 के बराबर 28 आ रहा है, अर्थात जिस 28 जो है 28 के बराबर 28 आ रहा है। इनका योग, गुणनखंडों का योग, इनका योग किसके बराबर आ रहा है? इसके बराबर आ रहा है। अतः यह पूर्णांक परिपूर्ण संख्या या परिपूर्ण पूर्णांक कहलाता है। काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, आप देख सकते हैं। देखो एक और लेके देखते हैं। ठीक है, हम लेते हैं 8। ठीक है, 8 का हम एग्जाम्पल 1 गुणा 2 गुणा 4, क्या ये परिपूर्ण संख्या है? नहीं है। इसके अलावा कोई है? नहीं है ना। अच्छा, 56 होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो जाता है तो वह संख्या क्या कहलाती है? परिपूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पैलिड्रम संख्या, ये आप पहली बार सुन रहे हो। पैलिड्रम संख्या क्या होती है? देखो, पैलिड्रम संख्या, जो संख्या दोनों ओर से पढ़े और एक समान देखें, वो संख्याएं कैसी कहलाती हैं? पैलिड्रोम संख्या कहलाती हैं। यानी कि संख्या चाहे तो उल्टा पढ़ा जाए, इधर से पढ़ा जाए या इधर से पढ़ा जाए, तो ये संख्या किधर, कोई सी भी दिशा से पढ़ी जाए। जैसे 121 है, कितनी है? 121 है। इधर से भी 121 होगी यदि इधर की तरफ पढ़ेंगे तो, और इधर की पढ़ेंगे तो भी 121 होगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या इसका वो डेफिनेशन निकाल सकते हैं। किसी संख्या के अंक क्या निकाल सकते हैं? बाईं ओर तथा दाईं ओर से पढ़ने पर एक समान प्राप्त होने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पैलिड्रोम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलिड्रोम संख्या कहते हैं। जैसे ऐसी संख्या, हाँ, कलर चेंज कर दें इसका, और इसका कलर है हमारे पास सफ़ेद। ठीक है, इसको वाइट से साफ कर देते हैं। हाँ, ऐसी संख्या जो दाईं तथा बाईं ओर से एक समान पढ़ी जाए। एक समान पढ़ी जाए, कौन सी संख्या कहलाती है? पैलिड्रोम संख्या कहलाती है। ठीक है, कौन सी संख्या कहलाती है? पैलिड्रोम संख्या कहलाती है, जो दोनों तरफ से एक साथ पढ़ी जाए। जैसे 11 को या तो हम इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें। ठीक है, कैसी संख्या कहलाएगी? ये पैलिड्रोम संख्या कहलाएगी। जैसे 121, चाहे तो इकाई अंक इस वाले एक को माने या इकाई अंक इस वाले एक को माने, दोनों ओर से कितनी पढ़ी जाएगी? 121 पढ़ी जाएगी। ठीक है, जैसे 1 2 3 2 1, चाहे तो हम 12,300 क्या पढ़ें? किसी भी अंक को दोनों ओर से पढ़े जाएं। चाहे तो देखो 1 2 3 ऐसे पढ़ें या इसको 1 2 3 ऐसे पढ़ें।
ठीक है। कैसी कहलाएगी ये संख्या? हमेशा पॉलीड्रोम संख्या कहलाएगी। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, और में आप ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। ठीक है, ये संख्या है ना, दोनों ओर से, इधर से ही पढ़ लो, इकाई दहाई। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, समझ रहे हो ना, इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ भी दहाई का अंक 2 है, यहाँ भी दहाई का अंक 2 है। इधर से पढ़ना है इकाई दहाई सैकड़ा, फिर भी 3 आ रहा है सैकड़ा पे, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर भी 3 आ रहा है, दहाई पे 2 आ रहा है, इकाई पे 1 आ रहा है। अर्थात ऐसी संख्याएं पॉलीड्रम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं अपन। वास्तविक, शुद्ध या जातीय मान। वास्तविक, शुद्ध या जातीय मान, इसको हम फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? फेस वैल्यू। यानी किसी का नाम श्याम घर पे है, राम भी घर, किसी का नाम, आपका नाम जैसे कमल है, और कमल आपको घर पे ही बुलाते हैं, और कमल आपको कॉलेज में बुलाते हैं, या ट्यूशन पे बुलाते हैं, कोचिंग पे बुलाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी फेस वैल्यू क्या है? कमल है। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ, जैसे 8 7 6 3 2, चाहे ये 2 अंक यहाँ आ जाए, ये रहा, इस 2 का मान 2 ही रहेगा, 8 का मान 8 ही रहेगा, 6 का मान 6 ही रहेगा, 3 का मान 3 ही रहेगा। चाहे ये अंक कोई से भी स्थान पर आए, चाहे ये इकाई स्थान पर आए, दहाई स्थान पर आए, या किसी भी स्थान पर आए, यानी चोर कहीं भी जाए चोर ही रहेगा। समझ रहे हो? चोर कहीं भी जाए क्या रहेगा? चोर ही रहेगा। ठीक है, तो ये फेस वैल्यू होती है, जातीय मान कहते हैं। अब इसके बाद यानी हम कह सकते हैं किसी अंक का जो मान है वही उसका जातीय मान कहलाता है। चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। ठीक है, जैसे 8 का मान कितना रहेगा? 8 रहेगा। 2 का मान कितना रहेगा? 2 रहेगा। 6 का मान कितना रहेगा? 6 रहेगा। ठीक है, तो ये होते हैं स्थानीय वास्तविक मान, जातीय मान या अंकित मान। ठीक है, फेस वैल्यू भी कहते हैं इसको। आगे चलते हैं हम। स्थानीय मान। देखो स्थानीय मान, जैसे मैंने कोई संख्या ली, स्थानीय मान मतलब उसका स्थान का मान। जैसे आप घर में किसी के भाई भी हो सकते हो, ठीक है, किसी के पिताजी भी हो सकते हो, होंगे आप में से कुछ भी। कौन कौन है? हाथ खड़ा करो, बताओ मुझे अब तक कौन कौन पापा बन चुका है, बताओ। अच्छा, शादी नहीं हुई अभी आपकी? चलो कोई बात नहीं है, शादी करवा देंगे आपके घर वालों से बोल के। ठीक है, अच्छा जी, जैसे मैंने ये संख्या लिख दी, ठीक है। अब स्थानीय मान आप लोगों ने देखे होंगे, 9 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, तो कितनी जीरो लगा देंगे? 1 2 3 4 5 6, प्लस 2 के बाद 1 2 3 4 5, एक एक अंक करते चले आओ, ठीक है, प्लस 3 के बाद कितने अंक आएंगे? 4 आएंगे, प्लस 0 के बाद कितने अंक आएंगे? 0 ही आएगा। 3 के बाद कितना आएगा? डबल 0। 4 के बाद 0, और 1 के बाद 1। यहाँ हम देख रहे हैं 9 का स्थानीय मान देख रहे हैं। स्थानीय मान का अर्थ होता है उसके स्थान का मान, ठीक है। यहाँ 9 का मान कितना है? 90 लाख है। कितना है? 90 लाख है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ 2 का मान कितना है? 2 लाख है। यहाँ 3 का मान कितना है? 30,000 है। 0 का मान कितना है? 0 है। तो ये इसके क्या रहते हैं? स्थानीय मान रहते हैं। ठीक है, यानी स्थान परिवर्तन करने पर मान परिवर्तन होना। जैसे आपकी सरकारी नौकरी लग गई, किसी आईपीएस बन गए, तो आप जिस ऑफिस में जा रहे हो वहाँ आईपीएस कहलाओगे, लेकिन आप अपने बाप के लिए बेटा वही कहलाओगे, कंजूस। ठीक है, वही मक्कार बंदे कहलाओगे कि घर का काम नहीं करता है, कलेक्टर होगा बेटा अपने का होगा, हमारे संग आ जा, खेत में काम कर ले। समझ रहे हो ना? तो ये होती है इसका स्थानीय मान, यानी स्थान परिवर्तन करने पर मान परिवर्तित होना। जैसे मैं यहाँ 2 4 6 2 1, अब इसका स्थानीय मान निकाल रहा हूँ। यहाँ 2000 20,000 हो गया ना, प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 1। अब हम यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक चीज़ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं सबसे पहले जो 2 है ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 20,000 आ रही है। कितनी आ रही है? 20,000। लेकिन अंत में 2 है, इसका मान कितना है हमारे पास? 20 है। यानी स्थान को परिवर्तित करने पर मान परिवर्तित हो रहा है, अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। चलो आगे चलते हैं भैया। अभाज्य संख्या के बारे में पहले बार बता चुका हूं, यहां भी आपको परिभाषा देता हूं। जो संख्या स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य से भाज्य नहीं हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। स्वाहा। जैसे 1 3 7 11 13 एंड सो ऑन। 1 में 1 का ही भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, 3 में 3 का जाएगा, 1 का जाएगा, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या हैं और इन चीज़ों को आप बहुत पहले जान चुके हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके मध्य यदि हम क्या देखें, सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं, इनके मध्य यदि हम क्या देखें। अच्छा 1 मिनट, यहाँ एक चीज़ मैं नोट करा दूं जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। क्लास थोड़ी बड़ी खिंच रही है, इसलिए सह अभाज्य संख्याओं को हम कल कराएंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास 1-1.5 घंटे से ऊपर निकलने को है। इसलिए देखो 1 से लेकर यदि हम 25 तक जाएं, कितने तक जाएं? 25 तक जाएं तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी? अभाज्य संख्या होंगी 9 होंगी। कितनी होंगी? 9। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या होंगी हमारे पास 15। कितनी होंगी? 15। और 1 से 75 तक हमारे पास कितनी होंगी? 21। कितनी होंगी? 21। और 1 से 100 तक हमारे पास कितनी होंगी? 25। ये हमारे पास अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है, ये आप नोट कर लेता, ठीक है। और क्योंकि अभी हमारे पास कंटेंट बहुत बचा है, सह अभाज्य संख्या बची हैं, मिश्रित संख्या बची हैं, परिमेय अपरिमेय, ठीक है, वास्तविक संख्या बची हैं, कंटेंट हमारे पास बहुत बचा है। इसलिए आज हम अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि सेशन बहुत बड़ा हो रहा है और बड़ा आप झेल नहीं पाओगे शुरुआत में, इसलिए हम इस सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं। तो बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, बोरिंग लगी या सही लगी? जैसी भी लगी हो आप मुझे बताना, जिससे हम आपका कल करेंगे ठिकाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।